हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं ऑन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2021 एंड 2022। सो आज के इस वीडियो में मैंने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको डिस्कस करे हैं, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में और एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन करा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड बेसिक डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, और आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कंटेंट में कवर करा है। और हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के मटेरियल से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, और कॉन्टैक्ट करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट एंड 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप हमारा ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो, तो आपको कई और से रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होगी। हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को हमारे कोर्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है, कि हमारे जो नोट्स है और मॉक टेस्ट है उसको आप 1 वीक में कवर कर लीजिए। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, ये आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और इवन आप आपके एग्जाम के 2 to 3 आवर्स पहले भी अगर आप इसको एक बार रीड कर चले जाते हो, तो ये आपका रिवीजन का काम आ जाएगा। सो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं, और हम आपको गारंटी देते हैं इसी पीडीएफ से आपको एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और कई स्टूडेंट्स का हमारा फीडबैक भी है कि उनको उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में इसी पीडीएफ से 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप 1 वीक में ही कवर कर सकते हो, ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उस पर स्पेंड कर सकते हो। अगर आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल नहीं है, तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है, एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। परिकल्पना परीक्षण शोध के कौन से प्रकार की मुख्य संकल्पना है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च? इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि आप कौन से प्रकार के शोध में आपकी जो परिकल्पना है उसका परीक्षण करते हैं। मतलब आप कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च में आपकी हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो, मतलब परीक्षण करते हो, हमें ये पता लगाना है। तो याद रखिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रयोगात्मक शोध, इसी शोध में आप आपकी जो परिकल्पना है उसको टेस्ट करते हैं, आपकी जो हाइपोथेसिस है उसका परीक्षण करते हो, आपकी परिकल्पना को परीक्षण करते हैं, मतलब कि जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करते हो। जैसे हाइपोथेसिस क्या बताती है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में आप कोई गेसेस करते हो, आप मान लेते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रयोगात्मक शोध। तो इसमें क्या करते हो आप, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप क्या करते हो कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो 2 वेरिएबल्स के बीच में, मतलब आप कारण और प्रभाव देखते हो किसी 2 चरों के बीच में। 2 चरों के बीच में कैसा कारण और प्रभाव है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर कैसा प्रभाव दिखा रहा है, आप ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप बेसिकली करते क्या हो, प्रयोगात्मक रिसर्च में आप बेसिकली करते क्या हो कि आप आपके पास जो कोई 2 वेरिएबल होते हैं उस पर आप गेसेस कर लेते हो, उसको आप मान लेते हो थोड़ी देर के लिए कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और उसी
को आप आपके रिसर्च में टेस्ट करते हो कि एक वेरिएबल का क्या कारण और प्रभाव हो रहा है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है बिटवीन दी वेरिएबल्स, मतलब आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में कैसा कारण और प्रभाव है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कैसा प्रभाव है, यही आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फाइंड आउट करते हो। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप आपकी जो परिकल्पना होती है उसको टेस्ट करते हो। सो याद रखिएगा, आपका यहाँ जो विकल्प ए आपको दे रखा है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब जो गलत उत्तर है उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर विकल्प भी गिवन है हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक शोध। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में आप क्या करते हो, अतीत की घटनाओं के बारे में पढ़ते हो, अतीत की घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हो। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में आप कोई आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो, मतलब आप ऐतिहासिक शोध में आप कोई आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो, मतलब आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है ये गलत हो जाएगा। और विकल्प सी आपको गिवन है सर्वे रिसर्च, मतलब जिसे हम कहते हैं सर्वेक्षण शोध। इस शोध में आप क्या करते हो, आप जानकारी कलेक्ट करते हो, मतलब आपके जो नमूने होते हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करते हो, आप आपकी जानकारी लेते हो, नमूनों के थ्रू आप क्या करते हो, उनसे जानकारी कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन ले लेते हो। सो सर्वेक्षण शोध मतलब सर्वे रिसर्च में भी आप किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो, आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए, जिसे हम कहेंगे प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगला प्रश्न, if the instrument measures what it is designed to measure, then we can say that the instrument is। यदि एक उपकरण की रचना कुछ विशिष्ट नापने के लिए की जाती है तब हम कहते हैं कि ये उपकरण है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट पर आप जो चीज मेजर करना चाह रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट आपको वही चीज को मेजर कर रहा है, वही दिखा रहा है, तब हम उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, मतलब एक उपकरण है, उस उपकरण में आप कोई चीजों को मेजर कर रहे हो और आप जो भी मेजर कर रहे हो, जो भी नाप रहे हो आप उसको वो सेम ही दिखा रहा है, तो उस उपकरण को और उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे वैलिड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैध। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वैध जिसे हम वैलिड कहते हैं। अब वैलिड क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है, ओके, और आपने वेइंग मशीन में वेट किया और आपका वेट भी आ रहा है 60 केजीज, तो इस केस में आप क्या कहोगे, आपकी जो ये वेइंग मशीन है वो वैलिड है, मतलब आपका जो एक्चुअल वेट था वो वही वेट दिखा रही है, मतलब आप जो एक्चुअल में नापना चाह रहे थे, जो आप एक्चुअल में मेजर करना चाह रहे थे वो वही चीज दिखा रहा है। तो इस केस में आप कहोगे आपकी जो वेइंग मशीन है ये वैलिड है। तो यहाँ पर आपका जो मेजर करना चाह रहे थे वही दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट, तो उस केस में हम कहेंगे आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिड है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए वैलिड और विकल्प ए वैध ये सही हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। रिलायबल जिसे हम कहते हैं विश्वसनीय, तो रिलायबल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है, हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है और आपने वेइंग मशीन लिया और आपने बार बार वेट किया, मान लीजिए आपने 3 बार वेट किया और तीनों भी बार आपका 56 और 56 केजीज वेट आ रहा था। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 3 बार आपने वजन किया और आपका वजन तीनों भी बार 56 और 56 से आ रहा था, मतलब इस केस में आप जो नापना चाह रहे थे, आपकी जो एक्चुअल मेजरमेंट है, आपकी जो एक्चुअल रीडिंग है वो नहीं दिखा रहा है मशीन। सो इस केस में आपका हो गया आपकी जो वेइंग मशीन है ये रिलायबल है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिलायबल क्या होता है, जो एक्चुअल में होता है उसको वो मेजर नहीं कर पाता है और बार बार रीडिंग लेने पर सेम ही आती है, उसे हम कहते हैं रिलायबल। देन यूजफुल, यूजफुल का मतलब होता है जिसे हम उपयोग करते, जिसे हम यूज करते हैं। सो यहाँ पर यूजफुल तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देन ऑप्शन डी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब जिसे हम कहते हैं व्यवहारिक, मतलब आप जिसे चीजों को टेस्ट करते हो उससे हम कहते हैं प्रैक्टिकल में आप क्या करते हो, चीजों को टेस्ट करते हो, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपको जो आप मेजर करना चाह रहे हो वो नहीं दिखा पाता। सो यहाँ पर आप जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप जो चीजों को मेजर करना चाहते हो वो वही दिखा रहा है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं वैलिड। सो यहाँ पर आप जो आपका विकल्प ए है वैध और जो आपका ऑप्शन है वैलिड ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर है।
इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें जो दिए गए ऑप्शंस है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा, मतलब जो आपके असतत चर का एग्जाम्पल होगा। सो याद रखिएगा, आपके जो रिसर्च होती है, रिसर्च में आपके दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। रिसर्च में आपके दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, जो होते हैं आपकी एक कंटिन्यूअस वेरिएबल और एक होती है आपकी डिस्क्रीट वेरिएबल। सो कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, जिसमें हर एक नंबर पॉसिबल हो, जैसे 1 डिस्क्रीट वेरिएबल में 1, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4, 4.2, 4.7, ये सारे ऐसे नंबर्स पॉसिबल हो। और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या हो सकते हैं, जैसे जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे नंबर्स पॉसिबल हो। तो याद रखिएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल में 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स आते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड सो ऑन, सो ये सारे नंबर्स डिस्क्रीट वेरिएबल में पॉसिबल नहीं होंगे। तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसे हम कहते हैं असतत चर। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है, मतलब असतत चर का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। तो हम 1 बाय 1 ऑप्शंस देखेंगे, एक एक कर हम सारे विकल्प को देखेंगे। ऑप्शन ए, टाइप ऑफ ऑफेंडर एग्जाम्पल बर्गलर एंड थीफ। मतलब टाइप ऑफ ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी का प्रकार, मतलब जो जुर्म करते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं उनके प्रकार। कोई थीफ होता है मतलब कोई चोर होता है, कोई सिंधमार होता है मतलब कोई बर्गलर होता है। सो इसके टाइप्स है। सो इन सारे के टाइप्स, मतलब ये एक फीचर दिखा रहा है कि आपको जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, उनके टाइप्स दिखा रहा है। सो ये कौन से भी आपके जो ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में लाए नहीं करेंगे। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प है, ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, फेवरेट एनिमल, मतलब पसंदीदा जानवर। किसी का पसंदीदा जानवर, किसी का फेवरेट एनिमल। हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते किसी का फेवरेट एनिमल 1 है, किसी का फेवरेट एनिमल 2 है, किसी का फेवरेट एनिमल 1.1 है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल, मतलब आपके असतत का एग्जाम्पल नहीं होगा। देन ऑप्शन सी, नंबर ऑफ रिपोर्टेड क्राइम्स इन अ वीक। एक वीक में कितने क्राइम हुए हैं, एक सप्ताह में रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या। किसी अपने मान लीजिए किसी ने क्राइम्स किया, मतलब आपके एक वीक में किसी ने कितने क्राइम्स किया, उनकी संख्या, उनके नंबर्स। सो यहाँ पर आप बोल सकते हो एक वीक में 10 क्राइम्स हुए हैं, एक वीक में 11 क्राइम्स हो गए, एक वीक में 2 क्राइम्स हो गए। आप ऐसा नहीं कह सकते एक वीक में 1.1 क्राइम हुए हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। एक वीक में 2 क्राइम हुए, एक वीक में 3 क्राइम्स हुए हैं, आप ऐसा कहोगे। सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिपोर्टेड क्राइम्स इन अ वीक, मतलब एक सप्ताह में रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या, ये आपके डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल होगी, मतलब असतत चर का एग्जाम्पल होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, ये करेक्ट हो जाएगा। जो विकल्प सी है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज योर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम? दिस इज, आपका पसंदीदा टेलीविजन कार्यक्रम कौन सा है? सो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन गिवन है, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कौन से टाइप का क्वेश्चन होगा। सो व्हाट इज योर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम, मतलब आपका फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम क्या है। तो ये कौन से क्वेश्चन होगा, या ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा, ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन होगा, या फिर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। मतलब आपका पसंदीदा टेलीविजन कार्यक्रम कौन सा है, ये आपका परिबद्ध प्रश्न होगा, प्रश्नात्मक प्रश्न होगा, या फिर एक खुला प्रश्न होगा, हमें ये पता करना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपका एक टेलीविजन, एक फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम है, आप उसको बताए, आपका एक पसंदीदा टेलीविजन कार्यक्रम है, आप उसका नाम बताओगे तो कुछ स्पेसिफिक नाम होगा, बस आप उसका एक नाम ही बताओगे, जैसे किसी का स्टार प्लस, जी टीवी, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक नाम है, ये आपके टेलीविजन का एक नाम है। तो आप एक स्पेसिफिक नाम है, यहाँ पर आपको कोई डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको बस आपका टेलीविजन का नाम बताना है। सो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं परिबद्ध प्रश्न। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप यस नो टाइप, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस देखोगे, और जिसमें आप स्मॉल वर्ड में आंसर करोगे, जिसमें आप आपकी पूरी ओपिनियन को आगे नहीं रखोगे, उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी एन ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं प्रश्नात्मक प्रश्न। मतलब
आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि किसी के ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड हो, आप किसी के ऑब्जर्वेशनल क्या होता है, किसी को ऑब्जर्व कर कर आप कुछ बता रहे हो। सो यहाँ पर आप किसी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं खुला प्रश्न और मुक्त प्रश्न। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें आप लोगों के ओपिनियन लोगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई पिक्चर देख लिया, तो आपको उस फिल्म का रिव्यू देना है, तो आप कैसे आपको अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको उस एक्टर की एक्टिंग कैसी लगी, तो आप ये नहीं बोलोगे कि अच्छी लगी, आप उसको एक्सप्लेन करो कि उसने ये सीन अच्छा परफॉर्म किया था, ये सीन, तो आप आपके ओपिनियन आगे रख रहे हो। सो ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल होगा। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप उस क्वेश्चन को बेसिकली एक्सप्लेन करते हो, आप उस क्वेश्चन को डीप में एक्सप्लेन करोगे, आप आपके ओपिनियन को आगे रखकर उस क्वेश्चन का आंसर करोगे। सो यहाँ पर आपका जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये भी इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक प्रबुद्ध प्रश्न। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम है? Which of the following is the first step in starting the research process? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो किसी शोध प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम होता है, या फिर कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है, रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने में फर्स्ट स्टेप होता है, वो कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिएगा, किसी भी शोध प्रक्रिया शुरू करने में जो हम पहला स्टेप लेते हैं, पहला कदम क्या लेते हैं हम, कि हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम मतलब समस्या की पहचान। हम कोई भी समस्या होती है उसको पहले हमको पहचानना होता है। अगर आप समस्या को पहचानोगे तभी उसके बारे में आगे खोज कर पाओगे। तो याद रखिएगा, शोध प्रक्रिया शुरू करने में जो पहला कदम होता है, जो पहला स्टेप होता है, वो होता है किसी भी समस्या की पहचान। आपको पहले एक समस्या पता होनी चाहिए, उस समस्या को आपको पहचानना होगा, तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे, तभी तो आप आपकी शोध स्टार्ट कर पाओगे, शोध प्रक्रिया शुरू कर पाओगे। ओके, अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है हम वो भी देख लेते हैं। जो गलत ऑप्शन आपको, जो गलत विकल्प दिए गए हैं आपको, हम वो भी देख लेते हैं। सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट द प्रॉब्लम मतलब समस्या का पता लगाने के लिए जानकारी के खोजना। मतलब आपने क्या करा, आपकी जो समस्या है उसको पता लगाना चाहा, आपने उसका कुछ अपने सोल्यूशन पता लगाना चाहे, तो उसके लिए आपने क्या करा, कोई चीजों को खोजा, अपने उस समस्या को पता लगाने के लिए आपने क्या करा, कुछ इंफॉर्मेशन खोजा। तो आपको तो इतना पता होना चाहिए, अगर आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं पता आपको, तो आपको समस्या की ही पहचान नहीं है अभी तक, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कैसा खोजोगे, आप उनके उसके बारे में जानकारी कैसा खोज सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो है विकल्प ए गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन विकल्प बी, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर मतलब संबंधित रचना का सर्वेक्षण। आप क्या कर रहे हो, सर्वे करवा रहे हो, मतलब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। अगेन आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से जानकारी खोज रहे हो। जैसे मैंने आपको अभी बताया है, क्या अगर आपको तो पहले समस्या पता होना चाहिए, तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे, तभी आप आपका शोध की प्रक्रिया शुरू कर पाओगे। बिना आपको किसी समस्या की पहचान के आप कैसा शोध स्टार्ट करोगे, आप कैसा आपकी शोध प्रक्रिया शुरू करोगे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी आपको गिवन है ये भी गलत होगा। देन विकल्प डी हम देख लेते हैं, जो कि है सर्चिंग फॉर सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, बी और डी तीनों का भी मतलब सेम ही है। आप क्या कर रहे हो, वो किसी भी समस्या का हल निकाल रहे हो, समस्या का समाधान खोज रहे हो, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, आप सोल्यूशन सर्च कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, समस्या का समाधान खोज रहे हो। आपने क्या करा, मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या, फिर किसी शोध प्रक्रिया को शुरू करने का जो पहला कदम होता है कि आप कोई समस्या को पहचान लेते हो। बिना समस्या को पहचाने बगैर आप उस समस्या का कैसे समाधान खोज करोगे, उसका कैसा सोल्यूशन कैसे खोज करोगे आप। ओके, तो पहले आप क्या करोगे, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का, किसी भी शोध प्रक्रिया का शोध प्रक्रिया को शुरू करने में जो पहला कदम होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम मतलब समस्या का पहचान। किसी भी समस्या को आपको पहचानना होगा, तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे, तभी आप आगे शोध कर पाओगे। इसलिए आपका इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, समस्या की पहचान।
that is identification of the problem. And thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.